रही है कोई मुझे मैसेज में कंफर्म कर दे। ओके, अच्छा मीनवाइल बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं। वैसे असाइनमेंट जो ग्रुप में मैंने शेयर की थी, सिर्फ मेरे पास 4 स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए हैं, अनीस, इज़ा, मोहम्मद आरिफ एंड निदा बशीर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इज़ा से ही। इधर कोई केस स्टडीज में कोई मुश्किल वगैरह आई हो? कैसे थे केसेस, मतलब कि कोई ज़रा टफ थे? कोई अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई है कि नहीं हुई है? जी इज़ा। जी सर, क्वेश्चन 6 मुश्किल से समझ आया था, बाकी जल्दी कर लिए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। खैर एनीवेज हो पहले गया मैं था। ठीक है, मैं सोल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। आप भी अपनी ओके। असाइनमेंट बल्कि साथ साथ रखने ना, क्योंकि एक्चुअली ड्यू टू द मुहर्रम अशूराज तो नेटवर्किंग ऑफ की वजह से कुछ मीनवाइल मैं चेक भी नहीं कर सका, क्योंकि कल ही आप लोगों ने भी सेंड किए मोस्टली, तो अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने सेंड किए। तो मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपने साथ साथ देख लीजिएगा। थोड़ी सी मैं गाइडलाइन भी आप लोगों को कर देता हूँ। फर्दर स्टूडेंट्स, ये मैं कह देता हूँ, अब इसी तरह के केस स्टडीज थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ही होती हैं। अब इसी तरह केस स्टडीज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी दिए जाते हैं, पेपर्स में भी दिए जाते हैं कि यार ये कौन सा एग्रीमेंट है, कौन से टाइप के हैं, छोटे छोटे से होते हैं। क्योंकि हाँ, हमारे पाकिस्तानी कुछ एक आपका ट्रेंड ऐसा ही होता है कि यार कम से कम 3-4 लाइनों का क्वेश्चन होता है और जवाब सिर्फ 1 लाइन का होता है। तो ये इस केस स्टडीज मैंने इसी वजह से जानबूझ कर दिए थे कि यार क्रैम ना हो, थोड़ा बहुत अपने अंडरस्टैंडिंग से सोच कर, कुछ सर्च आउट करके आप फिर भी डेवलप करें। यार एनीवेज मैं सोल्यूशन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। इधर से क्वेश्चन मैं खोल लेता हूँ। जी, फर्स्ट हमारे पास केस था, हामिद इनवाइट्स हिज फ्रेंड बुरहान टू कम एंड स्टे विद हिम फॉर अ वीक। कि हामिद इनवाइट्स करता है अपने फ्रेंड को, बुरहान को, कि आओ एंड मेरे साथ 1 हफ्ते के लिए रहें। बुरहान उसके ऑफर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट द इनविटेशन। बट व्हेन ही कम्स टू हामिद, जब वो हामिद के पास आता है, हामिद कैन नॉट अकोमोडेट हिम, वो उसको फैसिलिटेट नहीं करता, कि क्योंकि उसकी वाइफ हैड डाइड द डे बिफोर। कैन बुरहान क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम हामिद? अब मोस्टली स्टूडेंट ने वैसे अटेम्प्ट सही किया हुआ, सिंपल ये कहे कि नो ही, जैसे लाइक अभी इज़ा ने भी शो ऑफ किया कि नो ही कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम हामिद फॉर नॉट अकोमोडेटिंग हिम एज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। टू द पॉइंट। वहां पर अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्या दिया जाएगा, सिंपल वो एग्रीमेंट का टाइप दिया जाएगा कि यार किस तरह का टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, कि क्यों नहीं कर सकता। सिंपल ये एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, जो भी है, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कि ऑब्वियसली हमने पहले से पढ़े हुए हैं कि सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सो बुरहान कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम हामिद। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा अमेंड कर देते हैं कि सोशल एग्रीमेंट से निकाल कर हम कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह के लिए, कोई मीटिंग्स वगैरह के लिए हम इस तरह कर लेते हैं, देन ऑब्वियसली वो कर सकता है। जैसे काफ़ी तक बल्कि तमाम स्टूडेंट ने सही किया हुआ है कि अपना इज़ा, अनीस ने भी सही किया हुआ है कि इज अ टाइप ऑफ सोशल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा एलेबोरेशन की तरफ उसने भी पुट अप किया है, अनीस ने भी। ये मैं स्क्रीन बल्कि शेयर में कर देता हूँ। An agreement creating a legal obligation said to be enforceable by law. Good. For an agreement to be enforceable by law, there should be some legal obligation instead of social, moral, and religious obligation. यहाँ clear ही कर दी है. So hence the Burhan cannot claim any compensation because it is a social agreement and does not create an obligation.
गुड, क्या इनिशिएटिव अच्छी है, अमल के सर्च आउट किया हुआ है कि कहाँ से किस तरह के, देखें ना अपना केस स्टडी किस तरह की टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, कोई डेटो टाइप के या तो इस तरह की भी केस स्टडीज आपके पास आ सकती हैं। जी मोहम्मद आरिफ, वालेकुम सलाम। मीनवाइल मोहम्मद आरिफ ने मेरे साथ शेयर किए हैं कुछ। इन्होंने भी लिखा है कि देयर इज नो लीगल बाइंडिंग इट बिटवीन, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट, नो बुरहान कैन क्लेम कंपनसेशन। टू द पॉइंट बुलेट्स फॉर्म में। देखें अभी इन्होंने भी कोशिश की है बुलेट्स फॉर्म में, क्योंकि मैंने ना वैसे रिक्वायरमेंट भी लिखी थी कि कोशिश करें बुलेट्स फॉर्म में आंसर दें। प्रोफेशनल स्टडीज में ना स्टूडेंट ये थोड़ा जहन में रखिएगा, जितने बुलेट्स फॉर्म में आपको याद दहानी के तौर पर अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं ना, उतना आप कीजिएगा। यहाँ पर पैसेज को कोशिश करें कम से कम, आप पैसेज पे करते हैं उसको भी बुलेट फॉर्म में लेकर आए, ताकि एक मेमोराइज करने के लिए भी बहुत अच्छी हो, क्रैम करने के लिए भी चीजें अच्छी हो। स्टिक टू द पर्पज ये है कि पॉइंट्स टू पॉइंट आपके क्लियर हो। सिंपल उसने क्या किया है कि इट इज अ सोशल एग्रीमेंट, सो देयर इज नो लीगल बाइंडिंग इन बिटवीन देम, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट, नो बुरहान कैन क्लेम एनी कंपनसेशन। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होती है कि सोशल एग्रीमेंट है, तो दैट्स व्हाई। अब इस तरह ईजा ने भी थोड़ा सा किया है और अनीस आपने भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया, लेकिन पॉइंट आपका अच्छा दिया, ठीक है। अगर यही बात सब्जेक्टिव पेपर की तो आपने आंसर इसी तरह ही देना। अब आगे जाते हैं हम, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ पेपर है, तो कोशिश करें बुलेट्स टाइप में कि यार टू द पॉइंट आंसर रखें, और सोशल एग्रीमेंट, हाँ करेक्ट, आपको माइंड में वो चीज क्लियर होनी चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपने पैसे मिले कि नहीं यार बैड इंप्रेशन किया, नो नेवर। माइंड क्लियर होना चाहिए, आपने टू द पॉइंट लिखा, ठीक है सोशल एग्रीमेंट है क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी डेवलप हुई है, आपने पूरा प्रॉपर एक लैबोरेट किया है कि यार ये इस वजह से है, ये इस तरह होता है, रूल में ये लिखा हुआ है, तो इस वजह से सोशल एग्रीमेंट है। कुछ लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जो पेपर पे जो लेकर आए हैं वो टू द पॉइंट लेकर आए हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आपकी अंडरस्टैंडिंग जस्ट ये है कि मेन डेवलप होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर था, इसमें कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं थी किसी को? ओके जी जी, मैं ग्रुप में अभी, बल्कि मैं मीनवाइल अभी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सो ड्यू टू नेटवर्किंग विद शायद अभी शेयर नहीं हो रहे है, आफ्टर लेक्चर आई विल शेयर इंशाल्लाह। जी सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, काशिफ फादर promises to pay his son Bilal rupees 500 every month has pocket allowance। पॉकेट अलाउंस के तौर पर हर महीने उसको 500 रुपये मिलता है। लेटर ही रिफ्यूज टू पे, वो इसने इनकार कर देता है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एग्रीमेंट, आर देयर एनी लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम? कि यार एक तो सबसे पहले हमने बताना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट किस टाइप का है, क्या इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि नहीं होती है। सेम ऊपर वाला पैटर्न आपका आ जाता है। क्या जिस तरह ऊपर अभी अनीस ने भी डिपेंड किया कि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं होते, कि सोशल मोरल और रिलीजियस कोई एग्रीमेंट होते हैं, तो इस वजह से इट इज सोशल एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ऑब्वियसली लीगल ऑब्लिगेशन भी आपकी क्रिएट नहीं होंगी। मीनवाइल आपके निदा बशीर ने भी कुछ असाइनमेंट मतलब के स्नैपशॉट्स में भी किए हैं, वो भी मैं साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन का इन्होंने भी सही किया, नो बुरहान कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम हामिद बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ सोशल एग्रीमेंट। दैट्स गुड, सेम है आपका। कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम अ नॉट वेलिंग मस्ट हैव अ लीगल रिलेशनशिप। लेकिन अब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई हुई है, तो आपने इस तरह के केस स्टडी तक डेवलप करके आपने पॉइंट का आंसर दिया। नाउ हम सेकंड अगर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका जो ईजा ने शेयर किया है कि दैट इज अ सोशल एग्रीमेंट एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ,
because it is not in writing, so it is an unenforceable agreement and there is no or legal obligation between them. That's good. नेदा ने आपको जो आंसर दिया है, it is an agreement which is based on the निदा, ये सेकंड वर्ड आपने क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन? अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो this one on, okay, love and affection, but it would only become a valid contract if expense in writing registered under the law, otherwise there would be no legal obligation. An agreement with this type of lacking would fall in the domestic agreement category. That's good. मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है तो आपने एक थोड़ा सा क्रक्स लिखा हुआ है. एक्चुअली सिंपल इज दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, लाइक दैट. सिंपल इज दैट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं की, लेकिन अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते क्यों, अगर इनको एक्सप्रेस इन राइटिंग किया जाए तो रजिस्टर अंडर द लॉ, जो भी टूल्स हैं आपके लॉ के लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, दैट्स तब हम ये कहते हैं कि नहीं यार वो दे देते. ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पर है. ये टिपिकली एक्चुअली जो इसका आंसर बनता है वो यही बनता है. अब हम मीनवाइल हम सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं. सोल्यूशन भी मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ. दिस वन है, कहते द सन कैन नॉट रिकवर एज इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड देयर इज अभी अंडरस्टैंड हो गया हुआ है. The son cannot recover as it is a domestic agreement and there is no intention on the part of the parties to create a legal obligations. Normal meanwhile अपना इजा आपने एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट की, हमने सोशल एग्रीमेंट की बात की है. देखो सोशल और डोमेस्टिक में थोड़ा सा फर्क होता है. एक्चुअली बोथ आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट डोमेस्टिक एग्रीमेंट है बिकॉज के नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे, क्योंकि सन एंड फादर का जो रिलेशन है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पर होता है. ऑल्दो आप सारों का आंसर जो करेक्ट है वो नॉट लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो क्या था हमारे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में था हमारे पास कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एग्रीमेंट. वैसे डोमेस्टिक टाइप एग्रीमेंट है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है कि नहीं होती है. आप लोगों ने कहते कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट. मीनवाइल इसने अपना आई थिंक ये मोहम्मद आरिफ की है. Then again, that is an example of domestic agreement, so there is no legal obligation between them and it is not enforceable by law. That's good. And meanwhile हम discuss कर लेते हैं अनीस. Anis ने second में लिखा answer, there is a social agreement and cannot create a legal obligation as it is not written, so this agreement not enforceable by law. अनीस देखें, मैं अभी थोड़ा सा elaborate भी किया है कि देखें ठीक है, agreed not enforceable by law, but it is not a social agreement, it is a domestic type of agreement based on natural love and affection, because son and father का relation कुछ ऐसा होता है आपका. यही छोटी छोटी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको मिस कर देती हैं. अब आपके जो ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चन में आएंगे, एक तरफ सोशल एग्रीमेंट भी लिखा होगा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी लिखा होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन दिए होंगे एंड थर्ड वन है नन ऑफ दिस. तो छोटे छोटे सिर्फ इसलिए कहा जाता है ना कि जब एमसीक्यूज पेपर होता है ना आपका, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं क्यों आंसर सामने ही होता है, लेकिन करेक्ट थोड़ा सा अगर आपको लोगों को पता हो तो तब ये है कि एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचा जा सकते हैं. थर्ड आपका क्वेश्चन था अली प्रपोजेस. सेकंड क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो किसी को जी, इजा, निदा, अनीस, ओके. स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स की बात में करूंगा जो इंटर लेवल बैकग्राउंड पे हैं. मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूं कि जहां पर कोई टर्मिनोलॉजी अगर मैं मिस भी कर जाऊं तो स्किप हो जाए, और जहां पर आप लोग रुक जाएं कि माइंड में घूमता रहे कि नहीं यार ये हमें टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई है,
तो बार बार मेरे से पूछा करें, आगे मुझे मत जाने दिया करें। हमारे पास टाइम टू मच भी है और कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है हमारे पास। कोई बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। देखें, एक इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना, जो लॉ है आपका मैक्सिमम एक किस्म का क्राइम बेस्ड होती है चीजें। लॉ में ज्यादातर आपने जो लॉ ने कह दिया वही आपने लिखना ही लिखना होता है। जहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बातें होती हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ कॉमन लाइफ की एग्जाम्पल है, वो मैं खुद से मैं कोट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की बिलो लेवल, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही नीचे लेकर जाओगे, जाके आप लोगों के साथ वो टर्मिनोलॉजी यूज करके आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे होते हैं। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें हैं, बुकिश नॉलेज है, टू मच कहीं पर एक्स्ट्रा भी लिखा होता है, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना इस वजह से है क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ग्रैप्स होगा आपका नॉलेज। देखो, ये चीजें थोड़ी सी समझाई होती हैं, जो मैं वर्ड कर रहा होता हूँ अदर देन बुक, ये वो बातें होती हैं जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं, आपको याद कराने के लिए ये है कि आपको हेल्प आउट करती हैं। अब कुछ चीजें देखा केस स्टडी ने दी होंगी, जो साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ सर्च आउट किया है, तभी कुछ ना कुछ चीजें वगैरह लिखी हैं, तभी आप लोगों को डिफरेंशिएट हुआ है कि यार ये चीजें किस वजह से हैं, किस तरह हैं, किस तरह नहीं है। सर्च भी किया, जहां से भी किया आपने। एनीवेज, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अली प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। अली ने प्रपोजेस बाय अ लेटर के थ्रू किया और पोस्ट करवा दी। टू सेल हिज हाउस, अपना हाउस बेचने के लिए, टू तानिया को, फॉर ₹10 मिलियन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन तानिया, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हाउ तानिया एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस केस। कि यार क्या तानिया एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस केस, कि किस पैटर्न से, किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में वो एक्सेप्ट कर सकती है। सबसे पहले हम बाकियों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ईजा का है, मैंने कहा है कि ऑफर कैन रिवोक इट्स ऑफर बिफोर द लेटर ऑफ ऑफर is posted in letter box. Acceptor can revoke it, acceptance, before the letter of acceptance physically received by offerer. इधर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफर जो है कैन रिवोक कर सकता है कि लेटर ऑफ द ऑफर इट पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, के लेटर बॉक्स में डालने से पहले पहले वो रिवोक कर सकता है। अच्छा, मीनवाइल हम नीस का देख लेते हैं। नीस कहते हैं कि मोड मस्ट बी मेंशन एज रीजनेबल हियर इफ, अगर होता है पहले पार्ट में तो अली हैज मेंशनड मोड, देन तानिया इज बाउंड टू फॉलो दैट मोड। कहते हैं कि अगर मोड मेंशन किया है तो वो बाउंड है कि वही मोड ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न यूज करें। ठीक है, गुड। इफ अली हैज नॉट मेंशनड मोड, अगर वो मोड मेंशन नहीं करता कि किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू उसको पोस्ट किया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी विल जो है, जो भी उसकी एसेंट जो है ली जाए, देन क्या है, तानिया इज बाउंड टू रिप्लाई बाय अ लेटर। यहाँ पर निस से बाउंड होना कंप्लीमेंट नहीं है, जब आपने कोई चीज शिक लगाई नहीं है तो बाउंड आप नहीं होते। मोड ऑफ कम्युनिकेशन वट एवर जो रीजनेबल पैटर्न है वो आप यूज कर सकते हो, बाउंड का वर्ड यहाँ पर जरूरी नहीं है। बाउंड होता है ना, जब किसी ने बाउंड कर दिया तब आप बाउंड वर्ड यूज करते हो। To reply by a letter, here mode is not mentioned, so Tanya is bound to reply by mode of letter. अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? Bound to reply by letter, here mode is not mentioned, so Tanya is bound to reply by mode of letter. अच्छा, अब बाकियों का भी देख लेते हैं। मीनवाइल निदा बशीर, अच्छा, तानिया Tanya can accept the proposal by using any usual means of communication because there is no more specified in the letter of Ali about acceptance. Okay, and Muhammad Arif, तानिया और हर एजेंट
if any can accept the proposal by giving her assent by sending letter through post। अच्छा, पहले का आप कहते हो तानिया एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। कहता है बी accepts the proposal by a letter sent by post। सिंपल इज दैट। यहाँ पर आपने सेट कर लिया, तीनों के तीनों चारों के आप लोगों के आंसर मैक्सिमम ठीक थे। एब्रोशन के क्या सिंपल बाय लेटर हो, काफी आपने कहा कि जहाँ पर मेंशन नहीं है तो ठीक है वहां पर तो बाउंड होना पड़ेगा, जहाँ पर मेंशन नहीं है वहां पर आपको बाउंड नहीं है। और वट एवर यू वांट टू चूज द रीजनेबल केस, आप वो केस आप रीजनेबल सर्कमस्टांस में जाते हुए आप वो चूज कर सकते हो मेथड को। सो सिंपल, बी एक्सेप्ट्स अ प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट। सेकंड वन जो क्वेश्चन पार्ट था हमारे पास था, कैन अली रिवॉक हिज ऑफर एंड हाउ। कि अली अपनी ऑफर को रिवॉक कर सकता है, अगर कर सकता है देन हाउ। इस पर आपका इजा मैडम कहती हैं कि अली कैन रिवॉक हिज ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो रिवॉक कर सकता है। ये तो आपने ठीक कह दिया इजा के, ठीक है वो रिवॉक कर सकता है। हमने कहा कि अगर वो कर सकता है कि वो फिर कैसे करेगा, उसका आप मिस कर गए यहाँ पर आंसर। अच्छा, मीनवाइल नीता बशीर कहते हैं यस अली कैन रिवॉक हिज ऑफर बाय सेंडिंग अनदर लेटर of revocation or by any other mean at any time before Tania's acceptance or the communication of her acceptance is complete as against Ali but not afterwards। That's good, comprehensive answer दे दिया कि अंडरस्टैंडिंग आपकी टोटल डेवलप हो। सिंपल का आंसर था कि रिवॉक हिज ऑफर उसके एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करती है। अगर हम आंसर की तरफ आते हैं, ए may revoke his proposal मतलब कि अली may revoke his proposal at any time before or at the moment when B paused, B मतलब तानिया paused his letter of acceptance but not afterwards, उसके बाद नहीं कर सकते। यहां पर किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको ये चीज क्लियर है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जी फवाद मंसूर, आई डोंट नो आप लोगों ने क्यों नहीं शेयर की है, जब इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट टाइम में ये बाकी बच्चे शेयर कर सकते हैं, पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं शेयर किया। फवाद मंसूर मोस्ट स्टूडेंट ने यहाँ पर शेयर नहीं की हुई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आबिद देखें, हमने कहा था सर अली प्रपोजेस बाय अली प्रपोज करता है बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू। अच्छा फवाद है, लेकिन कोशिश किया करें ना, ये तो चीज़ें आपने साथ साथ मेंटेन करनी होती हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। देखें यहाँ पर 4 से 5 स्टूडेंट ने किए है, हर किसी का अपना अपना माइंड वो लेकर आया, लेकिन जब पूल होता है एक जगह पर तो बहुत सारी चीज़ें हर बच्चे को फिर क्लियर हो रही है कि उन्होंने कैसे आंसर किया है, उन्होंने कैसे आंसर किया है। चलें दैट्स गुड, नेक्स्ट टाइम से कुछ कीजिएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अली ने पोस्ट किया अपने घर को सेल आउट करने के लिए टू तानिया को फॉर 10 मिलियन। पहला तो आप लोगों को क्लियर है कि दूसरे में क्या है कि अली ने जो प्रपोज किया है, पोस्ट किया है अपने घर को सेल करने के लिए जो कि 10 मिलियन का, वो कहता है अपनी ऑफर को वो वर्क बैक कैसे कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है। सिंपल इज दैट कि अगले बंदे की कम्युनिकेशन में आने से पहले, उसकी एक्सेप्टेंस होने से पहले, उसके नॉलेज में आने से पहले, तानिया की नॉलेज में आने से पहले पहले के वो अपनी ऑफर को रिवॉक कर सकता है। कैसे, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप चॉइस करेंगे कि जो
पैटर्न है, मतलब कि इन शॉर्ट सी बात है, जो इमीडिएट पैटर्न आप शो कर सकते हैं कि यार उसके एक्सेप्टेंस से पहले पहले, यहाँ पर मेंशन नहीं है, जहाँ पर अगर कोड ऑफ मेंशन किया जाए कि इसी पैटर्न के थ्रू आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करनी है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो भी आपने कम्युनिकेशन का पैटर्न यूज करना है, वट एवर यू चूज द मेथड, टेलीफोन करें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें, देखें टेक्नोलॉजी के दौर में जो भी आपने रीजनेबल चूज करनी होती है वो आपने चूज करनी है। लेटर पोस्ट करें, ईमेल करें, वट एवर यू वांट। जैसे बात मेन है कि उसकी कम्युनिकेशन में आनी चाहिए तानिया की, तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको ऑफर को आप रिवोक कर सकते हो, वर्क बैक कर सकते हो। रिवोक कर सकते हैं कि यार अपने उसको वापस मोड़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाउ, हाउ का मतलब है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो भी आपने चूज करना है, पैटर्न जैसे पोस्ट है, पोस्ट के थ्रू अगर आपने करना है, वट एवर जो भी पैटर्न है, जो भी इमीडिएट है, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री किसी ने बाउंड नहीं किया, तो आप जो भी आप चाहते हैं, जो भी स्पीडी है, जो भी इमीडिएट आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं पैटर्न कम्युनिकेशन। बट मतलब क्या है कि उसके एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले, नॉट आफ्टर वर्ड्स। नाउ गॉट माय गॉट योर आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजिंग है? आबिद, सबको क्लियर है रिवोक का पैटर्न? आबिद, ये नो सर क्लियर का वर्ड लिखा हुआ है कि मैं इसको नेगेटिव में समझूं या पॉजिटिव में समझूं, कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, दैट्स गुड। नाउ इसका थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तानिया कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब तानिया की बात है, तानिया ने अब कर ली है एक्सेप्टेंस, उसके ब्याह पर पहुंच गया। अब अली का किस्सा हो गया खत्म। अली को नहीं चाहिए कि वो रिवोक करना चाहता है। अब क्या हो गया? तानिया ने एक्सेप्टेंस दे दिया। अब तानिया अपनी एक्सेप्टेंस को, रजामंदी को रिवोक करना चाहती है। इफ शी एक्सेप्ट द ऑफर, अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करती है, इफ यस देन हाउ। यहाँ पर इज़ा ने कहा है कि तानिया कैन रिवोक एक्सेप्टेंस बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। ऑफरर कौन है यहाँ पर? अली। देखो स्टूडेंट्स, ये तो खैर ऑब्जेक्टिव टाइप के मोस्टली तो क्वेश्चंस हैं। कोशिश किया करें जहाँ पर नेम मेंशन है तो वहाँ पर नेम ही मेंशन करें। ऑफरर का यहाँ पर आपने, ये है कुछ न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी। ऑफरर जो है ना सबके लिए होता है। यहाँ पर ऑफरर कौन है? अली है, तो यहाँ पर मेंशन करें कम्स टू द नॉलेज ऑफ दी अली। जैसा क्वेश्चन पुट अप किया जाए वैसे ही आपने आंसर देना है। खैर एनीवेज, अच्छा निदा ने आपका किया हुआ है। यस, तानिया कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस even if she accepted the offer at any time before the communication of the acceptance, before the communication of the acceptance। and मोहम्मद आरिफ कहते हैं यस, तानिया कैन रिवोक हर एक्सेप्टेंस बट बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू अली। कि अली के पास पहुंचने से पहले पहले तक वो रिवोक कर सकते हैं। एंड मीनवाइल मिस्टर अनीस क्या कहते हैं? Tania can revoke the acceptance before the letter of acceptance reaches to the Ali, but not afterwards. Okay, सबका तकरीबन कुछ सेम है। अब मीनवाइल हम आंसर की तरफ देखते हैं कि आंसर क्या कहता है। डी आपकी अली थी, तानिया थी। डी may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches Ali, mean A for Ali, but not afterwards। सबका आंसर तकरीबन सेम और आंसर में भी ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है? सबको क्लियर था?
उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नहीं भी की या असाइनमेंट नहीं पढ़ी है या ये केसेस वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो उनको भी अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई है तो मुझे बताएं जरा। जी मंसूर, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है? फवाद, ओके चलें हम फोर्थ वन क्वेश्चन के बारे में लेते हैं, समझ चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका दानिश। दानिश, अ ट्रेड्समैन लीव्स ओके फवाद। दानिश, अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट जुबैदा's हाउस। कि दानिश जो है ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट जुबैदा's हाउस बाय मिस्टेक, गलती से वो जुबैदा के हाउस पर चीजें छोड़ गया। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले तो था हमारे पास, अगर ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? इफ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? और कैन जुबैदा ट्रेड द गुड्स एज हिज ओन? क्या वो जुबैदा दानिश की चीजों को अपनी समझ के इस्तेमाल कर सकती है, मतलब कि अपनी चीजें मान सकती है? सबसे पहले तो है कि इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? जी नीस कहते हैं कि एंड यस। ओके अबेद, यस यस, दिस इज अ quasi contract. Certain rights and obligation imposed by law and not decided by parties are known as quasi contract. That's good. Simple. निदा बशीर कहते हैं इट इज अ quasi contract. No Zubaida can not trade the goods as her own unless she pays for them. That's good. इजा क्या कहती हैं? It is a quasi contract as certain rights and obligation are imposed by law on Zubaida, so there is no for acceptance and consideration in it, so these goods does not belong to her. ठीक है, आपने भी ठीक कहा। अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन में भी यही लिखा है कि एक्स जो भी है वट एवर आपने अगर ट्रेड्समैन leaves goods at C's house by mistake. C trade the goods as his own. C is bound to pay for the goods due to the quasi contract. यहाँ पर सबका क्लियर हो गया क्यों उसको पे करने पड़ेंगे, अपनी ट्रेड नहीं कर सकती। लीव अगर उसके हाउस पर छोड़ के भी गई है तो वो अपनी चीजें नहीं मान सकती, बिकॉज सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स ड्यू टू द कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज अ कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। मीनवाइल मोहम्मद आरिफ, yes, it is a contract because law enforces obligation to both parties. It is a quasi contract. अनेस, यहाँ पर आप ठीक है, आपने कह तो दिया, इसकी वजह से आपका आंसर ना सही माना जाता है, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज लॉ एनफोर्सेस ऑब्लिगेशन टू बोथ पार्टी। यहाँ पर लॉ एनफोर्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ना क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी ये है कि चीज अगर इसके साथ लिंक अगर हम करते हैं कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, दैट्स गुड। यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है कि कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस पर इन्फोर्सेस हो रही हैं ऑब्लिगेशन टू द बोथ पार्टीज। मतलब कि सब ने कुछ ना कुछ सोच समझ के सारों को। अच्छा, किसी और को कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है इस क्वेश्चन में? सेकंड में कहते कैन जुबैदा ट्रेड द रिवोल्ट? नो, ऑब्वियसली जब तक वो पे नहीं करेगी वो अपनी ट्रेड नहीं कर सकती। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया।
फिफ्थ क्वेश्चन, Abid agrees to paint a picture for Bisma. Abid agree करता है to paint a picture for Bisma for ₹1000. If Abid paints the picture, अगर आबिद पेंट करता है पिक्चर को एंड बिस्मा पेज द प्राइस, और बिस्मा पैसे देती है आफ्टर द पेंट, इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जी हाँ, टास्क इज परफॉर्म फ्रॉम बोथ। मोहम्मद आरिफ, it is the executed contract because both parties completed their respective promises. That's good. इजा कहती हैं it is an executed contract, example a contract where both parties have performed their respective promises. Good. When Abid painted, अच्छा, Nida Bashir कहती हैं it is an executory contract because when Abid painted the picture for Bisma, then she paid the price. The payment was yet to pay by Bisma at the moment. When the picture had been painted by Abid, so it falls in a category of unilateral contract because on set it is exchanged for the promise. अच्छा, आप कहती हैं कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। देखें, आबिद एग्री करता है टू, दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आबिद एग्री टू पेंट अ पिक्चर फॉर बिस्मा, एग्री करता है। इफ आबिद पेंट्स करता है पिक्चर को और बिस्मा पेज करती है प्राइस को, आफ्टर द पेंट, पेंट के बाद, देन ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा? चलो, पेज करती है, ठीक है, आप भी कह रहे हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, देन हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। फिफ्थ में वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो निदा, आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के डेवलप में सही कहा, आपने कहा कि पेंटेड द पिक्चर फॉर बिस्मा देन शी पेड द प्राइस, तब वो पेड करेगी। हमने भी यही कहा कि आफ्टर द पेंट वो प्राइस पे करती है और वो पेंट करके देता है। हमने ये नहीं कहा कि वो पे करेगा, विल की, विल शैल की हमने फ्यूचर की हमने बात नहीं की थी। द पेमेंट वाज येट टू पे, अभी पेमेंट करनी बाकी है नहीं, उसमें हमने लिख दिया कि आफ्टर द पेंट वो पे करता है और उसने पेंट करके पिक्चर दे दी है पेमेंट के बाद, सॉरी पेंट करने के बाद, ऑब्वियसली फिर एग्जीक्यूटेड। हाँ, अगर मैं फ्यूचर की बात करता कि आफ्टर द पेमेंट ही विल पे, उसने पे नहीं किया अभी, देन आपकी बात ठीक थी। और हाँ, पेमेंट के ऑब्वियसली पेंट अगर वो करके देते तभी उसने पेमेंट करनी थी, तो आपकी बात ठीक थी, ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्टों का बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा एग्जीक्यूटेड में कर लेते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आफ्टर द पेंट का हमने जिक्र किया और उसकी बात किया कि आफ्टर द पेंट आबिद ने पेंट करके पिक्चर दी है और उसने पैसे पेमेंट करती है आफ्टर द पेंट। मीनवेल काम हो रहा है तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आपका में शामिल जाएंगे। हाँ, आपकी बात नहीं था ठीक होती, अगर यहाँ पर हम विल शैल की बात करते हैं, फिशर की बात करते हैं, देन आपका ठीक था, तो एक तरह आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इससे ये पता चलता है कि आपकी कंसेप्चुअल जो है ना वो बहुत अच्छी है, नहीं तो स्पेशली आपके में ये है कि आपको क्लियर हो रही है कि चीजें कि यार यूनिलेटर में बायलेटर में क्या फर्क है, एग्जीक्यूटिव में कॉन्ट्रैक्ट, आपने अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप में सही किया। लेकिन लॉ में बार बार कहता हूँ कि सिर्फ लफ्जों पे गौर किया करें। लॉ के अंदर ना ऐसे केसेस आपके प्रोफेशनल जो लाइफ में ना आपकी प्रोफेशनल जो बुक्स हैं, आपकी जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, और यही जो है सिर्फ लफ्जों की जो है हेर फेर करते हैं आपकी। जिनिदा, आपको क्लियर है कि क्या छोटी सी मिस्टेक वगैरह थी? जी ठीक है, दैट्स गुड। और बाकी सबको भी क्लियर है कि क्यों एग्जीक्यूटेड उसने कहा है? ठीक है, अब
अच्छा, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब 6 क्वेश्चन इदा ने कहा था कि सर 6 क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, डिफिकल्टी हुई थी टू अंडरस्टैंड करने में। खैर हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें डिस्कशन वगैरह में थे। कि आकाश अप्लाइज करता है टू अ बैंकर फॉर अ लोन, एक लोन के लिए अप्लाई करता है। अच्छा देखें, ये इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। देखें, मेरा भी सीए का बैकग्राउंड है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं वो भी सीए के बैकग्राउंड से हैं, कुछ इंटर बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट्स, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से, बी कॉमर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखिएगा, जितनी प्रोफेशनल स्टडीज के एग्जाम होते हैं ना, कम से कम एग्जामिनर अपना थोड़ा बहुत कोटा रखना होता है। अगर ईजा ने अगर ये कहा है ना कि 6 क्वेश्चन सर थोड़ा सा ट्रिकी था, तो हाईली एग्रीड विद ईजा कि थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वेश्चंस आर इट पॉसिबल ये थोड़ा सा आपका कहते हैं कि ट्रिकी था। एक दिस वन एंड 8 क्वेश्चन ये थोड़े से आपके ट्रिकी थे, थोड़ी सी मजीद अंडरस्टैंडिंग वाले, मतलब कहते हैं ना कि नॉर्मल क्वेश्चन से विद रिस्पेक्ट टू थोड़े से हैवी कम समझ ये सिंपल समझ लें कि एग्जामिनर का हक होता है इतना क्वेश्चन तो देना, उतना उसका ही मार्जिन होता है। हाँ ट्रिकी कह सकते हैं, मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, अभी 2-4 बार आपकी बुक की रिवीजन होंगी, 2-4 बार आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह अभी निदा ने आंसर दिया कि यूनिलेटरल, ठीक है उसने अपने मुताबिक सही किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो यार क्यों है, किस वजह से है, ये 2 से 3 बार आपके माइंड में चीजें मेमोराइज होंगी। पिक पॉइंट जो है वो आपके कहते हैं ना सामने बिखरे पड़े होंगे, तो अब सामने मिलकर आपको ऑटोमेटिकली ना आंसर हो जाएगा कोड। इनिशियल लेवल पे आपने इतने क्वेश्चंस के आंसर दिए, मोस्ट सफिशिएंट है। हम लोग तो बल्कि कहते हैं कि एक अननोन पेपर में अगर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाए, 50% आपका अगर टैली हो जाए, तो यू आर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम तो ये कहते हैं कि यार मैक्सिमम आपका एक अननोन क्वेश्चन अगर आपका पेपर में अटेम्प्ट हो जाता है और यू स्कोर्ड 50% मार्क्स, तो यू आर द अकाउंटेंट। एनीवे कम टू द पॉइंट। Akash applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the money market। stringency कहते हैं कि यार मार्केट में ना बड़ी भूचाल सा आया हुआ है, कि यार बड़ी टफ सी मार्केट हुई है, तो उसने क्या किया, बैंकर में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। बैंकर क्या करता है, उसका लोन क्या करता है, डिक्लाइन करता है टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन यूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जब स्ट्रिंजेंसी है मार्केट में, तो ऑब्वियसली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोग मिलते हैं। जब स्ट्रिक्टनेस होती है, देखो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग कहते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट उनका थोड़ा सा बल्कि कंसेप्ट आप लोगों को ज्यादा क्लियर होंगे कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कब क्यों होता है, कि इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल वगैरह करनी होती है ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोग लगा देते हैं। जब आपने मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है, तब भी चीजों की महंगाई बढ़ जाती है, तो लोगों की जेबों से पैसा रिकवर करने के लिए अब क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक लागू कर देता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोगों की क्या होगा, लोन कम से कम लेंगे, लोग लोन कम से कम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो उनकी जेबों में पैसा कम आएगा, जेबों में पैसा कम आएगा तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली सप्लाईज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के ना कुछ टूल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, कुछ फिजिकल पॉलिसी। खैर आप भी इसमें बिफोर में कुछ पढ़ेंगे, आपको टर्म्स एंड टूल्स हैं पता लग जाएंगी। कुछ टूल्स होते हैं स्टेट बैंक की, जो पॉलिसी होती है, जो पैसों के थ्रू आपने मार्केट को कंट्रोल करना, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जो टैक्सेशन की जो कुछ पॉलिसीज होती हैं, इसी तरह आपने कंट्रोल करनी होती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं कि बूम ऑफ द प्राइसेस, डिफ्लेशन उसका उलट होता है। तो ये कभी खत्म नहीं होती मार्केट से, इंक्रीज डिक्रीज चलते रहते हैं। खैर इकोनॉमिक्स की तरफ हम निकल गए, हम बात करते हैं कि जो ये हाई रेट ऑफ वो करता है कि आकाश क्या करता है, एक्सेप्ट करता है द लोन को ऑन दीज टर्म्स, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशन, इज देयर एनी इन्फ्लुएंस ड्यू टू द बैंक। यहाँ पर मैं आंसर बाद में शेयर करता हूँ, जिन स्टूडेंट ने कर लिया वो उनकी आंसर बाद में देखते हैं। मुझे वो स्टूडेंट बताएं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दी, क्या आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। जी फवाद क्या कहते हैं, कोई यहाँ पर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है, स्टूडेंट मार्केट की वजह से या बैंक की वजह से, वट एवर जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मंसूर
कि अब ट्रांजेक्शन हुई है ऑर्डिनरी, तो आप क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हुई है तो क्या इन्फ्लुएंस नहीं किसी किस्म का? ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन पे आपका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ सकता क्या आप? जी बारिया। सॉरी बारिया, आपने मुझे असाइनमेंट शेयर की थी? आई थिंक आपकी असाइनमेंट मेरे पास। जी फवाद, आपसे पूछ रहा हूँ। मंसूर। जी फवाद, आप क्या कहते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब कि ट्रांजिशन हुई है, क्या किसी किस्म का इन्फ्लुएंस? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। आबिद कहते हैं ठीक है। फवाद, आप क्या कहते हैं? क्या किसी किस्म का यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हुआ? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बोथ। जी बारिया ने भी मेरे साथ शेयर की हुई है असाइनमेंट। सॉरी आई स्किप्ड। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, बारिया की भी शेयर कर लेते हैं। अच्छा। शरीफ फवाद, बैंक का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। हमजा, नो इन्फ्लुएंस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम आंसर किए। जी इज़ा, आपको इसमें क्या कंफ्यूजिंग आ रही थी वैसे? मीनवाइल हम इज़ा का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सर हो गया है, बाद में इन्फ्लुएंस के वर्ड से माइंड में आया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6 क्वेश्चन। There is no undue influence in this contract, so this contract must be enforceable by law. Good. मीनवाइल निदा ने कहा है no, there is no influence by banker because it is a transaction in the ordinary course of business and contract is not induced by undue influence. Good. अच्छा, ठीक है। मोहम्मद आरिफ, this is a simple business transaction, hence there is no undue influence by the bank. ठीक है, आपने भी ठीक कहा। शानीस कहते हैं no, there is no undue influence on Akash and banker can enforce the agreement.
ठीक है जी। मीनवाइल बारिया की भी देख लेते हैं, उन्होंने भी मेरे साथ शेयर की हुई थी। तिवारी कहते हैं आकाश इज responsible to act in accordance to the contract because he is accepted the usual high rate of interest, therefore he is bound to pay the amount so agreed। ठीक है, अल्टीमेटली इफेक्ट आंसर का मतलब वही है। नाउ हम सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो सॉल्यूशन क्या कहता है? कहता है दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, ठीक है, सबको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल रूटीन के मैटर होते हैं। देखिए स्ट्रिंजेंसी ऑफ मार्केट है, ठीक है, मार्केट में टफ कंडीशन है, उन्होंने बैंकर ने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यार हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, अगर आप एग्री करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम डिक्लाइन करते हैं, हम इनकार करते हैं। डिक्लाइन का मतलब ये होता है अब अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिया गया, कि यार प्रेशर नहीं किया गया कि किसी किस्म का कि यार अनड्यू इन्फ्लुएंस को इस पर डालूंगा, नहीं, आप एक्सेप्ट करो तो ये होगा, एक्सेप्ट करो तो ये होगा, फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा, अगर भी आप कर लोगे तो फ्यूचर में ये आपका काइबर रेट कम हो जाना है, इसमें आपको कॉस्ट कम पड़नी है, फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट मिले, नहीं, किसी किस्म का उसको इन्फ्लुएंस नहीं डाला गया था। तो सिंपल, दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पर किसी किस्म की किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज डिस्कस। अच्छा, सबको क्लियर है? जी आबिद, अभी वैसे आपने तो खैर, मैं साथ साथ सोल्यूशन देता हूँ ना, पहले से प्रिपेयर होकर बैठ जाते हैं कि यार नीचे वाले क्वेश्चन का ना आंसर ये लिखा हुआ है, आपने सिंपल सीधा स्टिक टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहा है। चलें, खैर इतना भी शार्प होना चाहिए इंसान को, इतनी भी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, गुड है। सबको क्लियर है ये आंसर? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है कि स्ट्रिंजेंसी के अबाउट हो, इंडियो इन्फ्लुएंस के अबाउट हो? अच्छा, ठीक है, हो गया। अब नाउ हम 7th वन क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑक्शनरी, ऑक्शनरी का मतलब होता है कि नीलामी करने वाला, एडवर्टाइज करता है इन अ न्यूज़पेपर में दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर सेल करना चाहता है, विल बी हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पर। मिस्टर एक्स क्या करता है, विद द इंटेंशन टू बाय फर्नीचर, कि इस इंटेंशन के साथ टू बाय फर्नीचर केम आता है फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस, दूर से, फॉर द ऑक्शन, नीलामी के लिए, बट द ऑक्शन वाज कैंसल्ड, ऑक्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैन मिस्टर एक्स फाइल अ सूट अगेंस्ट द ऑक्शनरी, क्या मिस्टर एक्स उसके अगेंस्ट मर सू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कैन मिस्टर एक्स फाइल अ सूट अगेंस्ट द ऑक्शनरी फॉर हिज लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंस, ऑब्वियसली वो बड़ी दूर जगह से आए थे, क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जी ईसा क्या कहती हैं, यस he can file a suit because it is a general offer which can be accepted by anyone, their contract has been formed when Mr. X come to known about offer। अच्छा, आप कहते हैं कि वो कर सकता है। अच्छा जी, नीस कहते हैं there is no contract between both parties, that was just an invitation to offer। अच्छा, अनीस आप किस बिहाफ पे कहते हो कि ये इनविटेशन टू ऑफर है?
ये मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो प्लीज आंसर। किस बिहाफ में आपने इनविटेशन टू ऑफर कहा वैसे? अनीस, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, डिस्टॉर्शन आ रही है मेरी आवाज में, या उधर आपकी तरफ आवाज है डिस्टॉर्शन है? अच्छा चलें, मुझे मैसेज में कंफर्म कर दें किस पे आपने इनविटेशन टू ऑफर कहा है। मीनवाइल हम आरिफ की देख लेते हैं। आरिफ कहते हैं कि नो, मिस्टर एक्स has no right to sue the auctioneer because it is not an offer. It is only invitation to offer. The invitation to an offer did not create an illegal binding between the parties. Okay. स्टूडेंट यहाँ पर 2 मिनट का अजान का पास लेते हैं, अजान हो जाए देन विल बी राइट बैक। जी स्टूडेंट्स, हमने आबिद नहीं सर, एक्चुअली एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ। देखो, एक्सेप्टेंस तो है कि जर्नल ऑफर में एक्सेप्टेंस सबके लिए खुली होती है, जो भी एक्सेप्ट करने से ही आते हैं ना। अनीस से खैर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर पढ़ लेते हैं, देन आपको ये जनरल पब्लिक इनविटेशन टू ऑफर होती हैं ये चीजें, नीलामी जितनी भी होती हैं, ऑक्शनी जो होती हैं, आपको इनवाइट किया जाता है कि आए हमारी ऑफर एक्सेप्ट करें। जी अनीस, आपने भी ठीक कहा किसी हद तक। फवाद आप कहते हैं कि सर अगर तो नेचुरल डिजास्टर है और गवर्नमेंट बंद बैन कर सकती है किसी, तो नहीं कर सकता, अदरवाइज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ जनरल ऑफर। ठीक है फवाद, जर्नल ये वाला नहीं, दूसरे वाला जर्नल होता है। अच्छा जी, बारियां कहती हैं seventh, no he cannot, no he cannot as an invitation to contract can be revoked anytime and does not constitute as an offer an agreement. Therefore
Mr. X cannot file a suit for recovery of his traveling. Good. आपका भी कंसेप्ट कैसे तक ठीक है जी। और मीनवाइल अगर हम करते हैं निदा क्या कहती हैं, निदा कहती हैं Mr. X cannot file a suit against the auctioneer because it was just an invitation to offer, not an offer itself, so there was no contract between them. ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। अब हम जरा आंसर पे आते हैं। आंसर में क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं ऑक्शनिंग एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर किया था दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर विल बी हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। मिस्टर एक्स विद द इंटेंशन टू बाय अ फर्नीचर केम डिस्टेंस, जहाँ भी आता है for the auction, but the action was cancelled. It was held. Mr. X cannot file a suit because the auctioneer for his loss of time and expense, because the advertisement was merely a declaration of intention to hold an auction and not an offer to sell. It means merely transaction है ये, और invitation to offer. Invitation to offer not enforceable by law. हमने exceptions उसमें पढ़ी थी जी। किसी स्टूडेंट को ये ना क्लियर हो तो प्लीज आस्क। आई थिंक किसी को थोड़ा बहुत क्लियर है जी। बारी आपको सब क्लियर था ये, या मजीद क्लियर हुआ है अब? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है इसमें कि यार इनविटेशन टू ऑफर हमने क्यों कहा है, ये ऑफर क्यों नहीं हुआ, दोनों के दरमियान किसने कहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? एक्चुअली जो रीजन थी वो इन्विटेशन टू ऑफर की थी कि इन्विटेशन टू ऑफर हुआ है। इन्विटेशन टू ऑफर जो है इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट की पॉज ही नहीं करती है। सबको क्लियर है? जी। बारिया, फवाद, मंसूर, निदा बशीर। ओके, अभी क्लियर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8 क्वेश्चन था, ए एंड बी jointly make certain amounts of monies by tax evasion। टैक्स एवियन के बारे में किस किस को नहीं पता इस वर्ड्स के बारे में? शाबिद, नो आइडिया। इज़ा बशीर, ठीक है। टैक्स एवियन कहते हैं इन शॉर्ट टैक्स को चोरी करने के लिए, टैक्स को बचाने के तरीके आप ढूंढे जगह जगह के। ऑब्वियसली नाम से अब आप लोगों को जाहिर होगा कि टैक्स एवियन के बचाने के तरीके हम ढूंढते हैं। ऑब्वियसली इज एन इलीगल वर्क है, इलीगल कोई ऑब्जेक्ट है आपका। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग any dispute among themselves they enter into a detailed written agreement। किस पर्पस के लिए? टैक्स डिवीजन के लिए। for the division among us them for the monies to be acquired by them in future by this method, इस मेथड के थ्रू। आफ्टर द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब एग्रीमेंट मतलब कि काम खत्म हो गया, अब ए जो करते क्या करता है, ब्रीच कर देता है इस एग्रीमेंट को। बी सीक्स, बी आपकी एडवाइस चाहता है फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली लीगल स्टैंड पॉइंट, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू बी विद रिस्पेक्ट टू हिज राइट्स एंड रेमेडीज अंडर द लॉ अगेंस्ट ए। काम क्या है? टैक्स एविजन। अब हम जरा वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निदा बशीर कहते हैं कि बी हैज नो राइट्स अंडर द लॉ बिकॉज बी एंड ए हैव कमिटेड अ क्राइम ऑफ टैक्स एविजन and for a contract to be valid and its object must be lawful, B would be in trouble for the being enforceable by committing such unlawful act if federalism approaches। ठीक है, आपने ठीक कहा। Meanwhile बाकी
इज़ा कहती हैं कि इट इज एन वाइड एग्रीमेंट बिकॉज द एग्रीमेंट इन्वॉल्व अनलॉफुल ऑब्जेक्ट गुड, सो बी हैज नो लीगल राइट्स टू इन्फोर्स ए अगेंस्ट ए। ठीक है। अनीस कहते हैं tax evasion is a crime and not valid agreement, so it is not enforceable by अनीस लिखते होते हैं कि it is not enforceable by law। अच्छा, मोहम्मद आरिफ, it is an illegal agreement because it is an object is illegal from the very beginning। वेरी बिगनिंग को हम लॉ की टर्म में वाइड अब इनिशियो भी कहते हैं। वाइड अब इनिशियो, शुरू से ही जो गलत हो। सो इन माय ओपिनियन मिस्टर बी हैज नो राइट टू हैव स्टैंडिंग in the court of law to sue Mr. A. That is the good party. So in my opinion, and meanwhile पारिया ने भी शेयर की हुई है। बारी आपकी 3 पेजेस मेरे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे नजर नहीं आ रहा आपकी किसी भी पेज पर। मीनवाइल हम आंसर पे जाते हैं फिर। डिसीजन है देयर इज नो लीगल राइट ऑफ बी against A and B will not get nothing if he opts to go to the court. The proportion revealed by analysis of fact given in the question of whether an agreement which is a violation of law and where object and consideration unlawful can be a contract. Simple is that सबका यही आंसर था। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। अच्छा लगा आप लोगों ने असाइनमेंट पुटअप की और आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का मुझे भी पता लगा कि यार कितना हद तक आप सोच के किस तरह की सिचुएशन आपने वर्डिंग का आपको पता लगा कि क्या लिखना कैसे है। सबको क्लियर हुआ? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग? जी निदा, स्पेशली वो आप कह रहे थे वैसे क्विज का लास्ट टाइम भी देखें, आपको सजेशन भी बड़ी अच्छी थी। केस स्टडीज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये है कि हम इनाउंस करेंगे निदा। अभी साथ साथ ये है कि मुझे पता चला, देखें अभी आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, केस स्टडीज के पुटअप किए हैं, कि ये इससे थोड़ा सा माइंड मैप आपका क्लियर हो कि एक्चुअली है क्या। और इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 जान लोगे क्वेश्चन केस आपको दिए जाएंगे और पूछे जाएगा यार कौन सा एग्रीमेंट है, इसमें कौन सा क्या होगा, कि कैसे होगा। इसी तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं। सर ये जो आपने सर आपने जो इस बार असाइनमेंट दी थी ना, ये बहुत अच्छी थी। मतलब इसमें जो केसेस थे ना, उसकी वजह से काफी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और नई नई चीजें समझ में आई हैं। तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की असाइनमेंट्स जो है ना वो फिर ठीक रहेंगी, ऐसे ही दिया करें। आई एग्रीड, आई हाईली एग्रीड। लेकिन अनिता देखो, कुछ ना सबको लेकर कुछ क्लासेस में ना चलना होता है। कुछ स्टूडेंट्स के ना देखो टर्मिनोलॉजी, मैं अगर मैं ये दे देता ना और मैं अगर कुछ क्वेश्चन की ना आपको स्टडी क्रैम, क्योंकि लॉ जो होता है ना आपका मैक्सिमम क्रैम है। अगर बुकिश नॉलेज आपके पास नहीं होगा ना तो किसी के सामने ना आंसर आप डेवलप ही नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा आप असाइनमेंट है, साथ साथ कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, लिखवाई हैं, कुछ चीजें 2-3 चैप्टर्स में, ये वही चीजें निकल कर आपके बाहर आएंगी। तो केस स्टडीज देखे ना, जब बंदा वकील बनता है ना 3 साल तो पहले उसको पढ़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके उसको जो सामने केस आते हैं ना कोर्ट में सामने पेश किया जाता है, तब उसको केस स्टडीज के दिए जाते हैं। थोड़ा सा आपका बुकिश नॉलेज भी होना चाहिए साथ साथ, क्योंकि बुक में ना जब आपका पेपर एग्जाम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप देखो कि पैटर्न कुछ इस तरह को होता है, कुछ उसमें केस स्टडीज वाले इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ तो डिटो होंगे, आप फौरन देखोगे फौरन एक्सेप्ट कर लोगे क्रैम बेस्ड क्वेश्चन। और कुछ जिस तरह मैंने कहा कि यार प्रोफेशनल स्टडीज में ना एग्जामिनर का हक होता है और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जिस तरह ये था कि 6 और 8 क्वेश्चन, ये मेरे मुताबिक था कि यहाँ थोड़ा सा ना ट्रिकी होगा, और वही सुनने का कि यार इजा ने भी कहा जिस सर
6 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी हमें मिला है। चले खैर, अच्छा लगा, अच्छी बात है। हम नमाज करें, यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन हम इंशाल्लाह ये है कि चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आफ्टर 5 मिनट्स विल बी राइट बैक। थैंक यू।
जी स्टूडेंट्स, सर जी जी। सर मैंने आपसे ये कहना था कि अगर ये जो आप केस स्टडीज दे रहे हैं, मेरे ख्याल से तो जी जी। यही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप ये बुक में से आया भी तो हम वहां से देख के कर लेंगे। इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होगी। अगर आप इस तरह के देंगे तो इससे हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑब्वियसली हेलो। एग्रीड। ये तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली ये भी कुछ हैं, कुछ एक तो बुक में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे वो भी, ताकि आप लोगों की मजीद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी हो। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब तक आप लोगों की डेवलप नहीं होगी ना, सामने आंसर होगा। जिस तरह आप देखें वो सोशल और डोमेस्टिक आंसर वाला था, कुछ स्टूडेंट ने सोशल ही किया, क्रक्स उसका वही था कि नॉट इम्पॉसिबल बाई लॉ, लेकिन क्या था कि टाइप ऑफ एग्रीमेंट उसका डोमेस्टिक था, उसका सोशल। तो जब जी तक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी पिक पॉइंट आपको नहीं होगा ना, ये केसेस के साथ ही होगा। ये आपको वन बाय जी वन सर। चैप्टर वाइज थोड़े से मिल जाएंगे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये है कि मजीद बार बार पढ़ेंगे डिफरेंट, क्योंकि पेपर में ना बुक में से आएंगे ना कि मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें से आएंगे। शायद इक्का दुक्का को तुक्का लग गया, लेकिन कम से कम अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप होगी ना, और आपको सही आंसर का पता होगा, तो आप लोगों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अनिस, मैं एक्चुअली जो है ना कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ना ये ग्रुप में शेयर नहीं हो पा रहा। जैसे शायद लेक्चर एंड होता है तो मैं शेयर कर देता हूँ, शायद मैं बल्कि यहीं पर आप लोगों के साथ शेयर में कर लेता हूँ, जूम के ऊपर ही। आई एम ट्राइंग, जस्ट अ सेकंड। देखिए स्टूडेंट, सबको इनबॉक्स में फाइल शो हो रही है आंसर्स की। ओके, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, अच्छा निदा आपको नहीं शो हो रही है? ओके, जिनको नहीं शो हो रही है, आई एम सेंडिंग व्हाट्सएप ग्रुप, माइट बी पॉसिबल उधर ना हो अगर अपना अपलोड होती है तो। स्टूडेंट इतने मीनवाइल वो अपलोड हो जाती हैं। हम इतने स्टूडेंट सबको मैंने सेंड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड हो गई है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप एंड फ्रॉम Zoom। स्टूडेंट्स, हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक के चैप्टर हमने आई थिंक पढ़ लिए थे। आज हमने 6 चैप्टर रिवाइज करना था, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग, प्रीवियस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी किस्म का, किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो प्लीज आस्क। अदरवाइज ये कि हम ये रिज्यूम करते हैं चैप्टर को, ट्राई करते हैं टॉप अप करने की इस चैप्टर के बहुत। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, चलें बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा 6 चैप्टर था। हम एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मैक्सिमम हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब कुछ चीज़ें आती हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अभी आप कैसे से केसेस हमने पढ़े कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी होती हैं और अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा चुकी होती हैं, तो भी हम कहते हैं कि यार डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से हम बालातर हो गए हैं।
कि यार अब हमने कोई इसके मुताबिक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहती है। तो इट्स द मोड ऑफ डिस्चार्ज टू डिस्चार्ज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट के एक टाइप है जिसके हम मतलब क्या कहते हैं कि यार हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए। और भी पैटर्न्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मोड मैंने डिस्कस किया है कि इसको हम कहते हैं कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया हूँ। सेकंड हमने पढ़ना है कि रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो जाहिर बात है वो फुलफिल नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, और जब अगर वो फुलफिल नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को या ब्रीच करता है, तोड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को, तब हमारे पास क्या रेमेडीज होंगी, क्या उसके अगेंस्ट में डैमेजेस होंगे। ऑब्वियसली एक पर्सन को तो नुकसान होगा, एक बंदा अगर ब्रीच करता है, दोनों मिलकर ब्रीच करते हैं तो ऑब्वियसली अगर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रीच करते हैं तो इट्स ओके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को कहेगा यार आप इतने पैसे देने इतने कर देना। कुछ चीजें होती हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसके लिए हमें कोर्ट में कम से कम नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर एट द पार्ट ऑफ वन पर्सन होता है कि ऑब्वियसली एक पर्सन ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, दूसरा पर्सन कहते हैं कि यार नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो ब्रीच जब करता है तो उसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली बनाने वाले को तो कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होगा, कोई ना कोई लॉस हुआ होगा, टाइम स्पैन होगा, कुछ टाइम वेस्टेज हुआ होगा, कुछ मटेरियल वेस्ट हुआ होगा, कुछ भी। तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाएगा, सू करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ इनफोर्सेबिलिटी हुआ है तो वो कोर्ट में जाएगा, उसके अगेंस्ट में वो अपना डैमेजेस के सामने रखेगी, मेरे इतना नुकसान हुआ। कोर्ट इन द लाइट ऑफ डिस्कशन, द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन द लाइट ऑफ केसेस, जो भी इन द लाइट ऑफ द लॉ, तो वो एक डैमेजेस उसके सूरत में पेश कर दे कि यार आपको इतना डैमेज के अगेंस्ट में देना पड़ेगा। डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज कैसे कैसे हम हो सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या एक्चुअली मीनिंग क्या है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और मोड क्या है उसका। मीनिंग एंड मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, कि हम कह सकते हैं कि यार फ्री हो गए डिस्चार्ज कब, जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज, जो लॉ के मुताबिक दोनों पार्टीज के दरमियान में एक रिलेशन डेवलप हुआ है बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रिलेशन एक डेवलप हुआ होता है। आर टर्मिनेटेड मतलब कि खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के बाउंड्री में रहते हुए, और कम्स टू एन एंड, या वो खत्म हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो गया है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज थी कि हमने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में डेवलप की हुई थी, पार्टीज ने आपस में क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। किस बिहाफ पे टर्मिनेट किया, ए ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, बी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। जो कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंडिंग के दरमियान में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के दरमियान में, कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारियों के दरमियान में जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दोनों पर जिम्मेदारियां आयद हुई थी, उसके मुताबिक अपनी अपनी उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। किस बिहाफ पर, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, या वो एंड हो गया, खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, तो देन हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। In other words, when the parties to a contract have either performed or era freed from the task to performing the respective obligation, कि यार उसको फ्री कर दिया गया या अपना परफॉर्म के लिए बात वही आ गई, दूसरे वर्ड्स में उसने वही बातें कर दी जो मैं आपको बता रहा था कि अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वजूद में आई, अराइज हुई, पैदा हुई। अब हम बात कर लें कि मोड ऑफ कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट से हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक तो उसने अपनी ऊपर ही इलेबोरेट कर दिया कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे दो। कैसे, एक है आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, एक है एग्रीमेंट की बुनियाद पर, एक है ऑपरेशन ऑफ लॉ की बुनियाद पर। वो कैसे कैसे होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, लैप्सेस ऑफ टाइम की बुनियाद पर, या ब्रीच की बुनियाद पर। थोड़ा थोड़ा सा हम करेक्शन कहते हैं परफॉर्मेंस को तो अभी हमने पूछा कि यार दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि अगर इन दोनों में से होगी तो वो क्या कहते हैं हम, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्रीमेंट की सूरत में हमने कहते कि यार एग्रीमेंट हमने बनाया, नोवेशन हो गया, रिसेशन हो गया, खत्म हो गया, कोई अल्टरेशन हो गया, रेमिशन हो गया, खत्म हो गया, कोई ओमिट होगी कोई चीज, कुछ भी एग्रीमेंट हमने क्या कर दिया कि यार सेट टू बी डिस्चार्ज। या वे ऑफ, वेवर कहते हैं कि यार खुद से ही छोड़ दिया अपना हक, क्या यार अपना हक मैं बख्शता हूँ, जिसको हम कॉमन लाइफ में वर्डिंग में हम सुनते हैं कि यार जाओ मैंने अपना हक माफ किया, अपना हिस्सा मैंने आपको दिया, अपना हिस्सा मैंने माफ किया, क्या अपनी खुद ही वेव ऑफ कर दिया अपना राइट, तो भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो जाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ की बुनियाद पर, मतलब कि बंदे की डेथ हो गई,
जाहिर बात है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म अगर वो नहीं हो सकता और हमें पता था कि इसी बंदे की मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, इसी बंदे की मुझे स्किल रिक्वायर्ड है और उस पर्सन की डेथ हो गई, तो हम क्या कहते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्टेड डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह इंसॉल्वेंसी, दिवालिया उसका हो गया, मटेरियल अल्टरेशन हो गया, सेम आइडेंटिटी हो गई, इस तरह की ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कोई क्या कहेंगे हम, तो ये डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की हमने बात की कि यार कुछ हमारी परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर इवेंट पे, लाइक हमने बात की कि यार ये होगा तो ये चीज़ हमारे पास वजूद में आएगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस क्या होगी, वो इम्पॉसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट हमने डेवलप किया, लाइक हमने किया कि यार शुगर केन हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये भी हम बनाएंगे, ये भी हम बनाएंगे। ऑन द स्पॉट हम थोड़े दिनों बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के थोड़े दिनों बाद रूल एंड रेगुलेशन एक आ गया कि यार ये चीज़ हमारे कंट्री में बैन हो गई, तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस क्या हो गया आपकी, इम्पॉसिबिलिटी हो गई। ऑब्वियसली लॉ ने अगर एक चीज बैन कर दी है तो वो इलीगल हो जाएगा, तो इलीगल जब हो जाएगा तो वो क्या है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जाएगी, तो वो क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज कहलाएगा आपका। इस तरह लैप्स ऑफ टाइम, एक चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम आपका स्टिपुलेटेड था कि यार 2 घंटे के अंदर अंदर आपने परफॉर्मेंस देनी, अदरवाइज इट विल बी टर्मिनेटेड। ऑब्वियससली क्या हो गया, लैप्स ऑफ टाइम जब आपका खत्म हो गया तो भी आपका क्या कहते हैं यार, कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो गया। इस तरह हमने ब्रीच किया, वो ब्रीच के लिए तो अपने बात ही की है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ दिया उसके अगेंस्ट में उसने रेमेडीज की, उसने उसके अगेंस्ट में हर्जाना दे दिया, डैमेजेस उसने क्लेम किए, उसको रिम्बर्समेंट कर दी, तो भी आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तो भी कहलाएगा आपका। ये सारे आपके कुछ क्रक्स मोड्स उसने दिए हैं, नीचे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम बात करेंगे यार मोड ऑफ डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है आपका डिफरेंट। सबसे पहले हमारा टाइप्स है कि डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस की हमने बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का फर्क क्या होता है। तो मजीद हम दोबारा रिलेटेड कर लेते हैं कि व्हेन द प्रॉमिसर, प्रॉमिस करने वाला, हैज मेड द परफॉर्मेंस, अपने किसके मुताबिक, जो टर्म्स एंड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इलैबोरेट की गई हैं, डेलिब्रेट की गई हैं, तो उसके मुताबिक अगर आपने परफॉर्मेंस दे दी है प्रॉमिसर ने और एक्सेप्ट कर लिया है प्रॉमिसी ने, इट इज कॉल्ड एन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। मतलब कि जो ए पार्टी और बी पार्टी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं उसके मुताबिक दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दिया, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड, जैसे एग्जांपल भी दी गई है, आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर at his warehouse on 1st November 500 bales of cotton of a particular quality. Azam brought the cotton of requisite quantity to the appointed place. Appointed place जो भी उनके साथ stipulated, जो भी decided place थी, on the appointed day during the business hours, and Babar took the delivery of the goods. दे चुका, आजम हैज डिस्चार्ज दिस ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मींस जो भी दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक उसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस लाइक टेंडर, when the promisor has made an offer of performance, when the promisor has made an offer of performance, लाइक देखे ना, मैं लास्ट टाइम ये पढ़ी थी टेंडर वाली, when the promisor has made an offer of performance but the offer of performance, जो परफॉर्मेंस की ऑफर है ऑफ promisor is not accepted by the promisee। पहले क्या था, उसने एक्सेप्ट की थी विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, इट इज कॉल्ड एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। फैक्ट ऑफ टेंडर इज दैट the contract is deemed to be performed, promisor is discharged from his liability for non-performance। वो क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, his rights against the promisee are unaffected। जिस तरह अभी हमने ऑक्शन वाली एग्जांपल भी की थी, उसमें उसके राइट को इफेक्ट नहीं हुआ था किसी भी सूरत में। अगर अच्छा एक चीज जहन में रखिएगा, रेमेडीज हमेशा वहीं पर
ऑन होंगी जहां पर किसी का राइट इफेक्ट होता है। मैंने पहले दिन बताया था लॉ जो हमेशा लैबोरेट होते हैं, बनते हैं ना, हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी बनते हैं, बराबरी की बुनियाद पर बनते हैं। अब देखो इनविटेशन ऑफर की, इनविटेशन टू ऑफर की हमने बात की थी कि इनविटेशन टू ऑफर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? इसमें किसी का राइट इफेक्ट नहीं हो रहा था, किसी को नुकसान नहीं होता, तो ऑब्वियसली वहां पर एक हमने बात की कि यार उसकी केस में डैमेजेस क्लेम भी नहीं कर सकता। मोस्टली 99% जो लॉज होते हैं, बल्कि 100% वो लॉज ऑन इक्विटी बेस पे बनते हैं। जिस तरह हमने बात की कि इफेक्ट ऑफ टेंडर इज दैट, क्यों क्या उसने एंड पे बात की कि द प्रॉमिसी आर अनइफेक्टेड। एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर, आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एज इज वेयर हाउस ऑन 1 November 500 bales of cotton of a particular quality। जो भी उसने क्वालिटी मखसूस की है उसके मुताबिक उसने कहा था कि यार कॉन्ट्रैक्टेड किया था कि बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 November को वो पहुंचा दे। आजम ब्रॉड द कॉटन ऑफ रिक्विजिट क्वांटिटी, क्वालिटी के मुताबिक जो भी उसकी डिमांडेड क्वालिटी थी उसके मुताबिक उसने परचेज की, जो भी ब्रॉड की, टू द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डे, जो भी अपॉइंटेड डे था 1 November को, जो भी अपॉइंटेड डे था वेयर हाउस में ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स के दरमियान में। एंड बाबर, लेकिन बाबर ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स लेने से उसने इनकार कर दिया। इट इज द केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बिकॉज आजम हैज डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू, क्योंकि उससे रिक्वायर किया गया था टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट and his obligation under the contract comes to an end. It is an attempted performance. इसमें किसी किस्म की कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क कि यार अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई फर्क में फील नहीं हो रहा, यार डिफरेंस क्या है? जी जी सर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में जो आपने एग्जांपल अभी कोट की है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं समझ में आई? सर समझ आ रही है, पूछना है कुछ कि अब एक बंदा यहाँ पर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा जो है वो खुद आपकी रिफ्यूज आवाज कर नहीं रहा आ है। रही है मुझे। सर अब आ रही है आवाज? हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज? जी अब सबको आवाज आ रही है मेरी? जी अब बोले निदा। सर मैं कह रही हूँ कि आपने जो भी एग्जांपल अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बताई है, जी जी जी, तो उसमें अब एक बंदा जो है उसने तो अपना परफॉर्मेंस जो है वो कर दी ना, लेकिन दूसरा बंदा रिफ्यूज कर रहा है, तो अब उस जी पे जो है कोई लायबिलिटी आती है जो रिफ्यूज कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली उन्होंने कुछ भी नहीं। लायबिलिटी आएगी, जी ऑब्वियसली क्योंकि लायबिलिटी आएगी। यस सर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ भी आगे उसके बारे में नहीं लिखा कि उस पे कोई लायबिलिटी आती है कि नहीं, क्योंकि वो तो नहीं डिस्चार्ज नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, गुड, ऐसे ही है। देखें यहाँ पर एंड पे उसने बात की थी हिज राइट अगेंस्ट द प्रोमिसी आर अनअफेक्टेड। मैंने भी इसी वजह से यहाँ पर लैबोरेट किया था कि अगर उसके राइट इफेक्ट होते हैं ना तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में उसको रेमेडी डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी थी टेंडर की। अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखो, अगर उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस के मुताबिक उसने अपनी अपनी कर दी, अगर से वो डिनाई करता है टेंडर के अलावा, टेंडर के अलावा अगर टेंडर में भी वो एक्सेप्ट कर चुका है, अगर वो फिर भी असाइनमेंट नहीं करता, उसके राइट इफेक्ट होते हैं तो वैसे उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अगर उसके राइट इफेक्ट नहीं हुए, उसने बात की थी इफेक्ट ऑफ टेंडर इज दैट, टेंडर का वो हिस्सा इफेक्ट ऑफ टेंडर इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी परफॉर्म, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्म होना है, कि द प्रॉमिस आर डिस्चार्ज होगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी फॉर नॉन परफॉर्मेंस।
उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हिज राइट अगेंस्ट द प्रोमिसी आर अनइफेक्टेड। अगर उसके राइट इफेक्ट होते हैं यहाँ पर तो उसकी ऑब्वियसली डैमेजेस को पे करना पड़ेंगे। लेकिन जस्ट ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की हमने बात की थी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में फर्क होता क्या है, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बयान कर दी। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक प्रोमिसदार ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन लायबिलिटी किसकी है, उसकी नॉन परफॉर्मेंस की है। अब अगर वो नहीं देता और प्रोमिसदार के राइट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, उसका कोई लॉस होता है, राइट्स अफेक्ट होते हैं, और एज पर द लॉ, इन द लाइट ऑफ द लॉ, ऑब्वियसली उसकी लायबिलिटी बनती है, उसके डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। नाउ क्लियर हुआ आंसर? ओके, नाउ कैरियर चलते हैं। अब हमने सेकंड हमने बात की थी, ऊपर जो चार्ट हमने दिया था कि एग्रीमेंट की वजह से, सेकंड था एग्रीमेंट की वजह से, इनोवेशन है, डिसीजन है, अल्टरनेशन है, विजन वगैरह। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और बाय कंसेंट। इन शॉर्ट, कंसेंट मतलब कि यार दोनों की रजामंदी के मुताबिक, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट की वजह से कैन बी डिस्चार्ज विदाउट बीइंग परफॉर्म। क्यों? दोनों की कंसेंट है। फॉर्मेशन ऑफ अनदर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ड्यू टू विच द राइट्स, जो उसके हक है, ऑब्लिगेशंस की जो जिम्मेदारी है इन द ओरिजिनल एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, a contract can be discharged by mutual agreement in any of the following ways। कैसे कैसे? नोवेशन सेक्शन 62 हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। नोवेशन मींस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन। ये जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मुझे चाय नहीं मिली, कॉफी मिल गई, कॉफी नहीं मिली तो चाय मिल गई। इसी तरह क्या है कि नोवेशन मींस द सब्स्टिट्यूशन, रद्दो बदल, ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट का फॉर एन ओल्ड वन, पुराने वाले के लिए। किस तरह है? द न्यू एग्रीमेंट एक्सटिंग्विशेस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वो खत्म कर देता है दैट वन इन फैक्ट अंडर द ओल्ड एग्रीमेंट, जो कि ओल्ड एग्रीमेंट में थी। Novation ordinarily arises when a new individual assumes an obligation to pay that was incurred by an original party to a contract। पहले हम इसकी जरा एग्जांपल कोड कर लेते हैं, देन हम इसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कहता है अकरम ओज मनी, अकरम मनी पैसे लेता है टू बशीर से, बशीर तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इट इज अग्रीड बिटवीन अकरम एंड बशीर एंड शाजिम दैट बशीर शैल नाउ एक्सेप्ट शाजिम। बशीर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा शाजिम एज हिज डेटर, कि वो उसका उधारिया है। ये किसने? अकरम ने बशीर को दिए, लेकिन एग्रीड किन के दरमियान में हुआ? अकरम, बशीर एंड शाजिम के दरमियान में एग्रीड हुआ कि शाजिम एज हिज डेटर बनेगा बशीर का इंस्टेड ऑफ अकरम के। द ओल्ड डेट ऑफ अकरम टू बशीर, जो दूसरा था अकरम और बशीर का, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब नया मजीद नहीं रहा, एंड अ न्यू डेट फ्रॉम शाजिम टू बशीर हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड, वो वजूद में आ गया। इस तरह आजम ओज बाबर 10,000, आजम enters into an agreement with बाबर and give बाबर a mortgage, जो mortgage जो क्या होती है? गिरवी रखवाना, of his आजम estate, आजम के जो भी सरमाया है, for rupees 5,000 in the place of debt of 10,000 के against में। This is a new contract and extinguishing the old। क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन हो गया? हम कहते हैं ना कि यार इनोवेशन मुझे चाहिए। इनोवेशन होती है समथिंग न्यू टू बी डन या हैव डन, क्या कुछ न्यू करना। न्यू का क्या होता है? प्रीवियस वाला एक ऑब्सोलीट हो जाता है और न्यू के कॉन्ट्रैक्ट के सब्स्टिट्यूशन हमें मिल जाता है, या न्यू के अगेंस्ट में हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार एक बंदा चाय पी के ना उसकी डेथ हो गई, दूसरा बंदा कहे यार मेरी कॉफी पी के भी डेथ हो गई। चाय के अगेंस्ट में हम सब्स्टिट्यूशन, मैं टिपिकली मैं एग्जांपल कॉमन लाइफ में हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल, मैं एग्जांपल वैसे कोड कर रहा हूँ, एक्चुअली इस पे पुट अप नहीं होते एग्जांपल ये कि यार चाय की सब्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉफी है, या कॉफी की सब्स्टिट्यूशन क्या है? चाय है, टी है। क्या सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, टी की जगह मैंने कॉफी पी और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिएट हो गया कि मैंने मांगी तो चाय थी, लेकिन इसके सामने क्या आ गई? कॉफी आ गई, तो टी के जो एक्सपेंसेस वगैरह थे वो क्या हो गए? ऑब्सोलीट हो गए।
प्रीवियस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्मिनोलॉजी थी उसके सामने अराइज हो गई। दैट इज कॉल्ड द नोवेशन, मतलब कि इनोवेशन न्यू वन के मुताबिक। तो प्रीवियस वाला क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह रिसेशन है इज द कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। दोनों के पार्टीज की बाहिमी तावन से, बाहिमी रजामंदी से मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए वो क्या कहलाएगा, रिसेशन। लाइक आसिफ promises Binish to sell. Asif promises Binish to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November at her warehouse. And Binish promises to pay for goods on 1st December. Asif does not supply the goods. Binish may rescind the contract. Binish क्या करती है, may rescind the contract, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। रिसेशन का किसी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू हो तो प्लीज आस्क। सिंपल इज दैट, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों की बाय में रजामंदी से मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया, तो रिसेशन हो गया। क्या हो गया, दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो गए अपने अपने कामों से। अब उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ेगी। Asif promises Binish to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November को at her warehouse, and Binish promises to pay goods for the, पे करेगी 1st December को। आसिफ क्या करता है, does not supply the goods, Binish मेरे से कर सकती है। Obviously उसने भी परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो कहता है मैं भी परफॉर्मेंस नहीं देता, दोनों एग्रीड होते हैं। थर्ड वन आ जाती है अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स अ वेरिएशन, चेंज, थोड़ा सा रद्दो बदल कर देना, मेड in the language, terms of the contract, जुबान में, terms of the contract में, with mutual agreement के साथ। When this occur, the original agreement is discharged। फिर क्या होगा, original agreement discharge हो जाएगा and new contract is create हो जाएगा। जो कुछ भी थोड़ा सा रद्दो बदल के साथ आपने new contract create किया, the parties is alternation remains, parties दोनों में same रहे तो क्या होगा, old one क्या होगा, वो discharge हो जाएगा। कि Zahid promises to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November and Yasir promises to pay for goods on 1st December. Afterwards, Zahid and Yasir mutually decide that the goods shall be delivered in 5 equal installments. 5 equal किस्तों में वो देगा at Zahid warehouse. Here original contract has been discharged हो गया and new contract has comes to into the fact, वो वजूद में आ गया, fact हो गया। इसी तरह remission है, remission means accepting a less amount than the initial amount agreed. For example 500 bales of cotton आपने ऑर्डर दिया था, उसने 455 दे दिए या 450 दे दिए, तो भी आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया कि यार ठीक है 50 बाद में दे देना। लेस अमाउंट के साथ, लेस क्वालिटी के साथ, कुछ भी आपने कमी पेशी, कमी या ज्यादा के साथ जो भी आपने कर लिया, रिमिशन हो गया, तो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो भी क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट एग्रीड के साथ हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कि अनम owes Bilal 5000, Suhail pays to Bilal 1000 and Bilal accept them in a satisfaction of his claim on Anam. This Anam is discharge of a whole claim। यार ठीक है यार, तू 5000 ही क्या, तू 4000 ही दे, तुझे 1000 का डिस्काउंट है, तो क्या हो गया, उसने लेस पे कर दिया और एग्रीड भी हो गया, तो क्या हो गया, वो अपनी अपनी कामों से डिस्चार्ज हो जाएंगे। किया उन्होंने एग्रीमेंट के मुताबिक है। इसी तरह वेवर है कि यार ठीक है जाओ मैं अपना हक छोड़ता हूँ, कि वेवर इज अ यूनिलेटरल एक्ट ऑफ वन एक्ट दैट रिजल्ट इन द सरेंडर ऑफ द लीगल राइट, कि अपना मैं राइट जो एक्ट है वो सरेंडर करता हूँ। Thus it amounts to releasing a person of certain legal obligation under a contract। रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, वे ऑफ कर देता है। कि Adil promises to paint a picture for Saleem. Saleem afterward requested Adil not to do so. Adil, if agreed, is no longer bound to perform the promise। Promisee's refusal or neglect। If any promisee neglect, ignore करता है या refuses करता है to afford the promisor reasonable facility or for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any
नॉन परफॉर्मेंस कास्ट। दोबारा हम पढ़ लेते हैं। इफ एनी प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस नेग्लेक्ट या रिफ्यूज होता है टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू नॉन परफॉर्मेंस कास्ट। यार उसकी नेग्लिजेंसी या रिफ्यूजल की वजह से नॉन परफॉर्मेंस वजूद में आ गई, क्या होगा? एग्जाम्पल कोड हम कर लेते हैं कि अदील कॉन्ट्रैक्ट करता है विद साजिद से, अदील कॉन्ट्रैक्ट करता है साजिद से टू रिपेयर साजिद हाउस, कि साजिद का भाई हाउस जो है, घर जो है वो रिपेयर कर दो। साजिद क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू अदील द प्लेसेस, वो पॉइंट आउट करना भूल जाता है या रिफ्यूज कर देता है नेग्लिजेंसी की वजह से, इन विच द हाउस रिक्वायर्स रिपेयर, कि कहाँ कहाँ हाउस रिपेयर चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अदील इज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस of the contract caused by such a neglect or refusal। किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो उसमें प्रॉमिस रिफ्यूजल नेग्लेक्ट में, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। जी इजा, बारिया, फवाद, निदा, सबको क्लियर है? राना फैसल, नो रिस्पॉन्स, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं कि डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कि डिस्चार्ज हो जाए। कहता है कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले सबसे पहले क्या? डेथ है। कहता ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द पर्सनल स्किन, जिसमें मैंने उस टाइम बताया था कि जिसमें पर्सनल स्किन इन्वॉल्व है तो एबिलिटी इज डिस्चार्ज इन अदर कॉन्ट्रैक्ट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द डिसीज पर्सन। उसके क्या होते हैं दूसरे केस में जहां पर उसकी पर्सनल स्किन इन्वॉल्व है वहां पर तो पक्का पक्का डिस्चार्ज हो जाएगा, और जहां पर उसकी पर्सनल स्किन इन्वॉल्व नहीं होती और डिसीज पर्सन मतलब कि डेथ वाला जो पर्सन को डिसीज कहते हैं उसकी जगह पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर सकता है तो डिस्चार्ज नहीं होगा। Ahmed, an artist, promises to paint a picture for Bilal by 22 June, 22nd June 2013 for rupees 1 lakh. Ahmed dies before completing the picture. Here it is a contract involving a personal skill, and on the death of the Ahmed, the contract will be discharged. इसी तरह सेम इंसॉल्वेंसी है। अगर दिवालिया उसका कोई भी ऑफिशियल जो भी है उसका इंसॉल्वेंट के लिए डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने, तो जहां पर उसकी पर्सनली स्किल वगैरह जो भी है उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज उसका ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल अजाइनी अपॉइंटेड जो कि कोर्ट उसकी जगह पे करेगा, सच पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स जब तक वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकता तो इस प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सूट या सूट। और जो उसकी जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह से जो से भी है जहाँ से भी है की प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकता है। देयरफॉर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट, जब डिक्लेयर करार कर दिया जाता है कि कोर्ट ने करा दिया है कि यार ये बंदा इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, द पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज इंकर्ड प्रायर टू द एडजुडिकेशन। जो इस डिसीजन से पहले जो काम है उसकी नीचा हो जाता है वो लायबिलिटीज की डिस्चार्ज हो जाती है। असम टुक अ लोन फ्रॉम बुरहान amounting to ₹1 million payable in June 2013. On March 2013, Aslam was declared as insolvent by relevant court. After the order of adjudication, he is discharged from his liability as the amount will be paid by the official assignee or official receiver. इसी तरह material alteration है, contract is discharged if the terms of the contract are materially altered. मटीरियली आल्टर मतलब कि यार फॉर एग्जाम्पल 100 में से 70-80% ह्यूज एक सेक्शन जो है वो आपका क्या कर दिया जाए, अल्टर कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए विदाउट गेटिंग द प्रायर कंसेंट ऑफ द पार्टीज की कंसेंट लिए बगैर, उनकी रजामंदी लिए बगैर। मटीरियल अल्टरेशन वन विच चेंज फॉलोइंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ऑब्वियसली एक मटीरियली एक ह्यूज सेक्शन है उसका चेंज अगर हो जाए तो उसकी लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होती है, कैरेक्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
एन अल्टरनेशन विच इज नॉट मटीरियल, अगर वो कोई अल्टरनेशन वगैरह थोड़ी बहुत है और मटीरियल नहीं है, इमटीरियल है, इग्नोरेबल है, which is made after getting a prior consent, does not affect the validity of the contract, जिसमें validity पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अनम gives a promissory note. ये promissory note आपके बुक का पार्ट नहीं है वैसे, ये होते हैं negotiable instrument like check, हुंडी, नोट वगैरह, promissory note वगैरह, क्रॉस वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, promissory note होते हैं. promissory note, credit note वगैरह amounting to ₹50,000 to Bilal. Anam gives a promissory note amounting to ₹50,000 to Bilal payable on 16th August 2013. Bilal subsequently endorses करता है the same note in favor of Suhail after altering the date from 16 August to 23rd August. Here change the date is a material alteration. सारा कुछ घूम जाता है, rate sheet each and everything change हो जाती है, and has discharged Anam from the instrument because it was made without her consent. प्रॉमिसरी नोट कहते हैं कि यार दो बंदों के में आपस में मिलकर एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, उसका एक नोट क्रिएट कर लेता है, लाइक एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में, जिस तरह चेक हो गए चीजें वगैरह की यार इतनी अमाउंट मैंने की, तो ये सारे प्रॉमिसरी नोट वगैरह कहलाते हैं. आगे सेम आइडेंटिटी कहते हैं व्हेन द प्रोमिसर बिकम्स द प्रॉमिस, प्रॉमिस जब करता है, द अदर पार्टी आर डिस्चार्ज, दूसरी पार्टीज क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है. कैसे becomes the promise, जब promisor ही promise ही बनता है, जैसे negotiation back in case of a negotiable instrument यही होते हैं, promissory note, check वगैरह, banking instruments वगैरह, कि यार देने वाला अब क्या बन गया, वो डेटर भी बन गया है. ये कुछ अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने पढ़ी भी होगी कॉन्ट्रा एंट्री, कि अब जो क्रेडिटर है देने वाला है वो लेने वाला भी है, सेम लोन, तो क्या होता है सेम आइडेंटिटी, इसमें भी क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है. लाइक आजम गिव्स अ प्रॉमिसरी नोट टू बाबर, बाबर एंडोर्सेस, बाबर उसको एंडोर्स करता है, तौसीक करता है, तस्दीक करता है, द नोट इन फेवर ऑफ सरफराज, कि यार मुझे देने की बजाय इसको दे देना, हु इन टर्न एंडोर्सेस इन फेवर ऑफ आजम, जो आजम की फेवर में जाता है. हियर आजम इन द बोथ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, दोनों सूरतों में प्रोमिसर कर रहा है, प्रोमिसर भी बन रहा है एक तरफ और प्रोमिसी भी बन रहा है, तो हेंस द अदर पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड. स्टूडेंट यहाँ तक किसी किस्म का कोई कंफ्यूजिंग हो तो ऑब्वियसली टाइम लोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये के पढ़ेंगे. कुछ केस स्टडीज इसी चैप्टर के अबाउट, कुछ असाइनमेंट्स से आपको लोगों ग्रुप में शेयर कर दूंगा. यहाँ तक किसी किस्म की कंफ्यूजिंग हो तो पूछें कि डिस्चार्ज बाय लॉ, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो. सबको क्लियर है? अच्छा असाइनमेंट हाँ जल्दी शेयर कर देंगे. एक्चुअली बिकॉज ऑफ मोहर्रम मशवरा मिस्टेकली जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो गया था नेटवर्किंग वगैरह की वजह से. मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ऑब्वियसली टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम स्पैन मिल जाता है, बाकी भी आप लोगों से गेट होते हैं. बाकी सबको क्लियर है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओके अच्छा निदा के 3 पढ़ेंगे लगेगा तो चलें ठीक है. स्टूडेंट जिस तरह के मैंने ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया, तो कोशिश करेंगे नेट के ऊपर बेतहाशा मिल जाते हैं आपको क्यूरीज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, क्योंकि ये वही कॉन्ट्रैक्ट हैं, हर तरफ सेम जाती हैं. थोड़ा बहुत 19-20 का सिर्फ फर्क होता है कंट्रीज टू कंट्रीज में, अदरवाइज सेम होती हैं. कोशिश किया करें नेट से डाउनलोड कर केस स्टडी वगैरह कर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट वेबसाइट से आंसर लेकर कोशिश किया करें सॉल्व वगैरह करने की, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड हो. स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं with this chapter from हम इंशाल्लाह यहीं से हम स्टार्ट करेंगे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थर्सडे वाला दिन. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.